हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। और मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हाउ केपलर थर्ड लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मीन्स डैट न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ का यूज़ करके अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे प्रूव किया। तो इस वीडियो में हम तीन चीज़ देखेंगे। पहला ये देखेंगे कि हाउ केपलर थर्ड लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड हम देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और हम देखेंगे केपलर थर्ड लॉ। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और केपलर के थर्ड लॉ का यूज़ करके न्यूटन ने अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कैसे फॉर्मूला डिफाइन किया, कैसे डिराइव किया, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। पहले तो ये देखेंगे कि केपलर थर्ड लॉ क्या डिफाइन करता है। द स्क्वायर्स ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द प्लैनेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ देयर ऑर्बिट्स। अगर हम इस डेफिनेशंस को एक इक्वेशंस में कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। मान लीजिए यहाँ पर सन है और ये एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व किया। ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। इसका जो एक ऑर्बिटल पीरियड होगा उसका हम अगर टी स्क्वायर करेंगे, और जो यहाँ पर एक एवरेज डिस्टेंस है प्लैनेट और सन का, उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो ये केपलर का थर्ड लॉ डिफाइन होता है। मीन्स डैट इनके डिस्टेंस में इंक्रीमेंट हुआ तो ये रैपिडली ऑर्बिटल पीरियड इंक्रीज हो सकता है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब का, तो इसका एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। अगर हम किसी भी दो क्वांटिटी जो आपस में प्रोपोर्शनल हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अगर हम उनका एक रेशियो निकालते हैं तो जो वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ। इस डेफिनेशन का मतलब ये है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ का, इस सर्कल का सेंटर है O। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होती है, व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा होगा जिस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो एक ऐसा फोर्स रहेगा जो कि सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहेगा और इस ऑब्जेक्ट को वो सर्कुलर मोशंस का पाथ फॉलो करने के लिए मेंटेन करेगा। जस्ट लाइक ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल पाथ। बट यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जो कि एक सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, कर्व पाथ में फॉलो करने के लिए टेंड करेगा। एंड आफ्टर दैट इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई होते रहेंगे और ये ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशंस को फॉलो करेगा। ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि केपलर के थर्ड लॉ का इक्वेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशंस। ये इक्वेशंस जब हम इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करेंगे तो ये इक्वेशंस काम आने वाला है। तो चलिए समझते हैं हम इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। In science, an inverse square law is any scientific law stating that a specified physical quantity is inversely proportional to the square of the distance from the source of that physical quantity। कि जो कोई भी physical quantity हो, अगर वो inversely proportional है distance से, तो हम ऐसे लिखेंगे 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पे r है वो distance डिनोट करता है कोई भी एक physical quantity के बीच में जो gravitational force का फॉर्मूला होता है। F is inversely proportional to the 1/r स्क्वायर। मीन्स डैट यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है r, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस में। मीन्स अगर डिस्टेंस में इंक्रीमेंट होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में डिक्रीमेंट हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि कोई एक प्लैनेट है जो सन के सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो एक प्लैनेट है अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंटर की टुवर्ड्स डायरेक्टेड है। फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। कि जो ये अर्थ है वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, मीन्स डैट उसमें एक वेलोसिटी होगा, और हम जानते हैं वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम। तो मीन्स डैट एक पूरे सर्कुलर ऑर्बिट का एक सरकमफेरेंस निकालो, एक पेरीमीटर निकालो, वो होता है 2πr। टाइम पीरियड जो अर्थ लिया है पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशंस के लिए वो है
टी। तो यहाँ पे मैंने जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिया है mv²/r, मैं m को एज इट इज़ लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे v पे स्क्वायर है और मैंने इस v को ये वाले v के जगह पर रिप्लेस किया है। जो यहाँ पे r है उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगा। यहाँ तक बात समझ आई। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, m 2 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, हो जाएगा 4 π² r² अपॉन t² अपॉन r। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप इस पूरे इक्वेशंस को r² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो चलिए इस इक्वेशंस को r² से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये इक्वेशंस कुछ आपका ऐसे बन जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर मैं r अरे वाले यहाँ पे एक r को मैं कट कर दूंगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ f इक्वल टू, तो अगर आप ध्यान से देखोगे जो यहाँ पे मैंने एक r सिंगल r कट किया था, ये वाला r इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो कि यहाँ पे डिवाइड में था वो t² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका कुछ ऐसे दिखेगा। बात समझ आई। अगर आप ये दोनों टर्म्स को देखोगे r³ अपॉन t², तो अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ t² अपॉन r³ हो जाएगा, जो कि थर्ड लॉ है कैपलर का। तो अगर मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। m, यहाँ मैंने क्या किया, जो यहाँ पे r³ था उसको मैंने नीचे ले लिया है, जो कि t² के साथ डिवाइड में हो गया है, जो कि t² को ये डिवाइड कर दे रहा है। और जब t² अपॉन r³ होता है तो कैपलर का जो थर्ड लॉ है यहाँ पर इम्प्लाई होता है और मैं उसको एक k का वैल्यू दे देता हूँ। और जब मैं k का वैल्यू देता हूँ तो यहाँ पे m4π² अपॉन k r² हो जाता है। ओके, अगर हम देखें यहाँ पर अर्थ का जो मास है वो कांस्टेंट है, 4 नंबर कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है वो भी कांस्टेंट है। यहाँ पे जो वेरी हो सकता है वो हो रहा है डिस्टेंस। तो इन सारों को मैं ले लेता हूँ कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक टर्म बचेगा r², जो कि 1/r² के फॉर्म में रहेगा। मीन्स डैट अगर मैं इसको पूरे टर्म्स को कांस्टेंट ले लूँ तो बचता है 1/r²। तो ऐसे ही न्यूटन ने कैपलर के थर्ड लॉ का और सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करके इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दिया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, और जिसके वजह से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं जी बोलेंगे। और यहाँ पे m1 m2 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, और जो यहाँ पे r² रहेगा उसको हम, जो कि यहाँ पे r² जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हम इसको नीचे लिख देंगे। तो ये एक फॉर्मूला जो है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हमने 3 फार्मूलाज देखे। पहला ये देखा कैपलर के थर्ड लॉ, और दूसरा हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो कि होता है mv² अपॉन r। फिर हमने इन्वर्स लॉ को प्रूफ किया बाय कैपलर थर्ड लॉ एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, और लास्ट में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखा। तो अगर आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट करके देख सकते हैं। तो अगर इस पूरे वीडियो में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर एंड बाय बाय।